Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. तो बहुत टाइम बाद फाइनली एक पॉडकास्ट आ रहा है. अब आपको बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के लिए मिलेंगे लाइन से. आई प्रॉमिस इस बार पक्का मैं ये बोल के कि पॉडकास्ट आएंगे, मैं गायब नहीं होंगी, आई स्वेयर. और इस बार आपको पक्का पॉडकास्ट देखने के लिए मिलेंगे. बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में. आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ती है. जब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ऑकल्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ऑकल्ट को ऑकल्ट साइंस बोलते हैं. ऑकल्ट साइंस के नाम में ही साइंस है और हम ऑकल्ट की जो दुनिया है इसको साइंस से कंपेयर करके गलत ठहराते हैं. लेकिन जो हमारा आज का वीडियो है उसमें हम ये साबित कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और साइंस ना ही अलग हैं, ना ही एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ चलते हैं. आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में. और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर श्याम झा. इन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में PhD कर रखी है. आज की वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि किस तरह ग्रह हमारी हेल्थ को, नॉट जस्ट ग्रह बल्कि ग्रह, कुंडली, एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. हम किस तरीके से हमारी हेल्थ सुधार सकते हैं. और सिर्फ ये नहीं बल्कि मैंने मेरी खुद की कुंडली का एक लाइव सेशन करा है. तो हाँ, थोड़ा सा पोर्शन कट है, बट कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इस वीडियो में छोड़ी हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, प्रिडिक्शंस सच्चे होते हैं और आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो. So without wasting any time, let's get straight into the video. और आपने मेरी कुंडली खोलते ही आपकी जैसी नजर पड़ी, आपने बोला जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप नहीं जाओगे. आप बता सकते हैं मैं क्या पढ़ रही हूँ? डेफिनेटली यहाँ पे शनि के साथ बुध है, तो एनालिसिस करते होंगे, चाहे फिनांस से नहीं तो लॉ से. मैं लॉ स्टूडेंट हूँ. अगर मान के चलिए जो साइकेट्रिस्ट है तो वो भी बिना क्या कैलकुलेशन किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए बता सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता सकते हैं. बिना रिपोर्ट देखे हुए उनको बता सकते हैं बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं. कम हो तो वहाँ पे होता क्या था कि जैसे मेरे प्रतिद्वंदी हो आप, तो आपका जन्म समय या नाम पता होगा, मेरे को पता होगा कि आपके यहाँ पर तिल हैं या उनकी आकृति ऐसा है, तो हमारे पास ऐसा कैलकुलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली ये पता लगा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ होगा, कौन से नक्षत्र में हुआ होगा, किस समय हुआ होगा. तो फिर ये तो पता चलेगा मेरे पास कुंडली पूरी आ गई. ज्योतिष के साथ साथ ना डॉक्टर के साथ भी संपर्क बनाना चाहिए. हाँ, ये हेल्प कर देता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी मतलब कि एलोपैथी में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ इसमें भी नहीं आना चाहिए. पूर्ण विश्वास के साथ डॉक्टर के पास भी नहीं जाना था. नमस्ते. नमस्ते. कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया हूँ. तो आपने ना जब मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, आपको अप्रोच करने से पहले जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि आपने PhD कर रखी है एस्ट्रोलॉजी में. जी. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में. अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा फ्रेज़ है. इस पे आने से पहले हम एक बार आपकी PhD पे बात करते हैं. मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी में PhD भी होती है और आप इंजीनियर हैं. तो एक बार आप थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए और किस तरीके से आप एक इंजीनियर थे, कैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ एस्ट्रोलॉजी में, वो थोड़ा सा बता दीजिए. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि इस जो टॉपिक पे आप ये वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं और दर्शक तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा वास्ट है, सब्जेक्ट ऑकल्ट साइंस. उसके बाद मैं आता हूँ अपने पर. मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2011 में कंप्लीट किया. उसके बाद एक MNC में काम किया. काम करते करते कुछ टाइम पीरियड बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ एक जो मेरे ऑफिस में मेरे बॉस थे वो बीमार हुए. बीमार होने के बाद वो 3 महीने के आसपास में आए नहीं ऑफिस. फिर आए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात किया उन्होंने नॉर्मली एक रिपोर्ट दिया उन्होंने, और उन्होंने प्रिंट किया. प्रिंटर मेरे बगल में था, मैंने उसे देखा. उन्होंने बोला कि श्याम ये प्रिंट लेके आओ. मैंने देखा, मैंने सर एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, ये तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी बंदों में से था, एक इंजीनियर में जो कि इन चीज़ों को मानता नहीं है, और मैं भी नहीं मानता हूँ था पहले. मैंने बोला होता है सर? बोला होता है श्याम. मैंने बोला कि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है. फिर मैंने देखा, मैंने बोला थोड़ा बहुत तो मैं भी बता दूंगा. बोले क्या बताओगे? मैंने बोला कि एक्चुअली मेरे फादर संस्कृत से B.Ed कर रखे हैं, डबल MA हैं, तो बुक्स 1-2 रखे हुए थे. तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है,
तो आपके फिर उन्होंने बोला कि चल बता। तो मैंने बोला कि आपके बारे में तो सब कुछ मालूम ही है सर, तो दूसरा चीज़ देखेंगे। तो उन्होंने बोला ये मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कल बात करेंगे सर। बुक्स फ्रेज निकाला, उसमें से देखा था ये टॉपिक देखा, मैंने देखा मृगशिरा नक्षत्र के हैं। तो मैंने बोला सर वो MBA कर रही हैं क्या? बोले कि हाँ। मैंने बोला सर आपका बेटा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था। उन्होंने बोला कि नहीं है बेटा। फिर मैंने बोला कि सर इनकी जो नोज़ होंगी वो काफ़ी लंबी होंगी, जो भी आपका ये चेहरा है मतलब मस्तिष्क बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा। तो ये इतना भी पता चल जाता है कुंडली से? हाँ, बिना देखे हुए आप इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास आजकल जो प्रश्न कुंडली मतलब कोई बंदा आता है मेरे पास, बोलता है मेरे पास जन्म कुंडली नहीं है, तो शक्ल मतलब कि फेस देख के उसका लगन निर्धारित किया जा सकता है आराम से। क्योंकि पहले के टाइम पीरियड में आपको याद होगा, इस पर वापस आऊँगा, पहले के टाइम पीरियड में होता क्या था कि किसी को ओरिजिनल नाम नहीं बताते थे, यानी एक जन्म कुंडली का नाम अलग रहता था। हाँ। और एक बोलचाल का नाम अलग रहता था। कारण एक ही चीज़ था, जो बोलचाल नाम था ना, ये राजाओं के, वैसे तो ज्योतिष पहले बड़े लोगों के लिए होता था, राजाओं के लिए होता था, क्योंकि राजा अपने समाज को सही ढंग से सुरक्षित रख सके। ये जनमानस का ज्योतिष नहीं था। धीरे धीरे वो जनमानस तक पहुँच गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले कि राजा पर कोई अटैक ना कर दे, या कोई राजा या दूसरे की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर होता क्या था कि जैसे मेरे प्रतिद्वंदी हो आप, तो आपका जन्म समय या नाम पता होगा, मेरे को पता होगा कि आपके यहाँ पर तिल हैं या उनकी आकृति ऐसा है, तो हमारे पास ऐसा कैलकुलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली ये पता लगा जा सकता है कि उनका जन्म कब हुआ होगा, कौन से नक्षत्र में हुआ होगा, किस समय हुआ होगा। तो फिर ये तो पता चलेगा, मेरे पास कुंडली पूरी आ गई। अब कब आप वीक पड़ेंगे कुंडली वाइज में देख के आक्रमण किया जा सकता था। तो ये चीज़ रहा होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल सत्य हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए था। तो मैंने उनको ये चीज़ बताया कि ऐसे ऐसी हैं, तो उन्होंने बोला कि यस ऐसा है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तो आप एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करते? मैंने बोला सर एस्ट्रोलॉजी होता ही नहीं। बोला कि होता है। फिर मैंने बोला टाइम कौन देगा सर? वैसे मजाक में मैंने बोला टाइम कौन देगा? बोला कि मैं छुट्टी देता हूँ ना। मैंने बोला है मैंने बोला सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बस सेकेंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे होती थी। तो मैंने बोला फर्स्ट एंड थर्ड को मैं दे दूंगा, एक दिन ओडी मार लियो और नहीं तो दूसरे दिन कभी किसी काम से बाहर भेज देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ पर 2013 में स्टार्ट किया, मैंने ये जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है यहाँ पर कटवरिया सराय दिल्ली में, वहाँ से मैंने ज्योतिष किया, ज्योतिष प्राज्ञ किया पहले। हाँ जी। फिर ज्योतिष भूषण किया वहाँ पर। तो उसके बाद मेरे को पता चला कैलकुलेशन का जो निर्धारण है कैसे होता है। वहाँ पर मैंने ये देखा कि जो आज सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों होगा, मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों होगा, बुध के बाद ऐसे रिपीटेशन कैसे है, साप्ताहिक नाम कैसे चयन किया गया है। फिर और चीज़ चलता गया। फिर मैंने देखा कि एक माइंड में क्वेश्चन हमेशा उठती थी कि जो कोई बंदा बीमार होता है या बुखार लगती है उसको ना, तो 2 दिन में ही या 2.5 दिन के बाद ही बुखार क्यों उतर जाता है। या कभी कभी हमारे गांव में या हमारे खुद भी होता है, आपको भी काफ़ी बार हुआ होगा कि कमर में पेन स्टार्ट हो जाता था, जिससे हम ना उठ नहीं बैठ पाते। 2 दिन 2.5 दिन बोलते तो हुक लग गया या कहीं पे अपना अलग अलग वो चीज़ से नाम बुलाए जाते थे कि ऐसा हो। तो 2.5 दिन के बाद ही क्यों ख़त्म हो जाता है। माइंड में बहुत चीज़ था। फिर जो दवाई डॉक्टर देते हैं तो मोस्टली देते हैं BD या TDS देते हैं, थ्राइस टाइम डेली है जो भी है TDS। तो उसमें होता है कि 3 बार देना है, और यदि जल्दी हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो 6-6 घंटे पे देना है। तो 6-6 घंटे पे क्यों बुखार 2.5 दिन में ही क्यों उतरता है, ये चीज़ माइंड में चल रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने देखा, रिसर्च किया, तो उसमें पाया कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा का गोचर 2.5 दिन का रहता है। तो मोस्टली बंदे होते 2 दिन, जैसे फीवर आया तो हम डर जाते हैं, ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई दिया, पर्ची लिखा, दवाई लिया, दवाई खोला भी नहीं, घर आए उसके बाद फीवर ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों में। तो हम बोलते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा था, जो पैसा लगना था लग गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पैक्ट माइंड में किया मेरे। दूसरा चीज़, कभी कभी ये भी चीज़ रहता था कि दवाई खाते ही 4 घंटे बाद ठीक हो गए। तो चंद्रमा का गोचर जो कि 2.25 दिन में होता है, 2.25 दिन अर्थात कि 24 दूने 48 और 48 और 6 54 हुआ। तो 54 घंटे को डिवाइड जब करते हैं 9 से, तो 6-6 घंटे आता है। यानी चंद्रमा एक राशि का जो भोग करता है, यानी गोचर करता है एक जोडिक साइन पे 30 डिग्री पे, तो एक नक्षत्र को कंप्लीट करने में उसको 6, एक नक्षत्र के एक चरण को कंप्लीट करने में उसको 6 घंटे लगते हैं। और उतनी देर में मेडिसिन खाने के लिए बोल रहे हैं। उतनी देर में तो इम्पैक्ट बहुत जल्दी चेंजेस आ जाता है उनके लाइफ में। तो फिर और ज़्यादा पढ़ता गया, फिर ज्योतिष शास्त्र में और ज़्यादा रुचि बढ़ती गई। फिर मेरे को लगा कि इंजीनियरिंग किया है ठीक है, लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी
एक अलग विधा है। इसके कारण अगर आप कुछ काम करते हो तो बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हो आप जनमानस के लिए, क्योंकि एक ऐसी विद्या है जिसको षष्टांग मतलब वेद का छठा अंग कहते हैं। तो वेद के छठे अंग में एक आपके खुद भी कर्तव्य हो जाता है उन चीज़ों पे, तो गहन चीज़ के लिए। तो ये जो फ्रेज है ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अब जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं और इसको मिथ कंसिडर करते हैं, तो वो लोग यही बोलते हैं कि ये साइंस नहीं है ना, ये जो भी है ये मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये सच्चा नहीं है। लेकिन ये एक फ्रेज ये बता देता है कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी साथ चलते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इसका एक्सटेंट कितना है, मतलब अगर मुझे मेरी तबीयत का देखना है तो मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से मतलब मुझे इसमें प्रेडिक्शंस मिलेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर मुझे इसमें मेरे सॉल्यूशंस मिलेंगे? देखिए, मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट का वो भी था ना, ज्योतिष के माध्यम से संभव उपचार, यानी कि जो बीमारियां हैं उसका संभवतः उपचार कैसा किया जा सकता है। वहाँ पर साफ साफ ये भी निर्णय किया गया है कि आपको कौन से डॉक्टर, यानी कि कौन से माध्यम या कौन से चुनाव करना चाहिए। हाँ। जैसे कि आपको होम्योपैथी के पास जाना चाहिए, या नेचुरोपैथी के पास जाना चाहिए, या आयुर्वेदिक या आपका एलोपैथी के पास जाना चाहिए। आप बहुत सारे चीज़ के इसमें देखते होंगे कि एलोपैथी वाले से सूट नहीं करता है, लोग होम्योपैथी पे चले जाते हैं। होम्योपैथी से भी सूट नहीं होता, या आयुर्वेदिक में थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, लेकिन आयुर्वेदिक में उसका इलाज है। हाँ। लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरे पास एम्पल सब कुंडली है जहाँ पर मैंने बिना डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला मैंने ठीक करवाया हो। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि वो ठीक होता है, वो डेफिनेटली डॉक्टर से ठीक हुए, लेकिन उस टाइम पीरियड में ठीक हुए हैं वो, ये चीज़ होता है। अब वो ये मिथ है या जो भी है, डॉक्टर भी अगर मान के चले जो साइकेट्रिस्ट है तो वो भी बिना क्या कैलकुलेशन किए हुए, बिना टेस्ट किए हुए बता सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता सकते हैं। बिना रिपोर्ट देखे हुए उनको बता सकते हैं बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं। तो हाँ, और ये भी चीज़ है कि उनका भी सारे का सारा केस 100% सक्सेस भी नहीं होता है। ऑपरेशन भी अगर बात करें तो यहाँ पर 100, हाँ, इन चीज़ों के बाद जिनको पास नॉलेज नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी का, अध्ययन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उनका कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिथ्य नहीं है। अगर नहीं है तो आप मेरे को ऐसे बंदे दिखा दीजिए जिसको एंजाइटी हो और उसका चंद्रमा पीड़ित ना हो। अच्छा, ऐसा बंदा दिखा दीजिए जिसका चंद्रमा या शनि आपका छठे हाउस में है और उसको किसी चीज़ की लत ना लगी हो। शनि अगर छठे हाउस में है तो डेफिनेटली उनको विटामिन डी की प्रॉब्लम होना ही होना है। विटामिन डी और विटामिन B12 की प्रॉब्लम होना ही होना है। लगन अगर पीड़ित है, जो लगन, क्योंकि हमारा लगन को बोला जाता है कि शरीर है, और लगन में पीड़ित है कोई क्रूर ग्रह है तो उनको खलयोग होता है। खलयोग मतलब बाल्डनेस हो ही जाना है, उसको हेयर फॉल होना ही होना है। तो ये डिपेंड करता है, वो डॉक्टर नहीं बता पाएंगे बिना रिपोर्ट देखे। लेकिन मेरे पास कुंडली आ जाए तो मैं आराम से बता सकता हूँ इनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब इनको किस माध्यम से ट्रीट किया जाए, कौन से टाइम पीरियड में, डॉक्टर ये भी नहीं बोलेंगे कौन से टाइम पीरियड में ये बीमारी हो सकती है, लेकिन मेडिकल ऐसा चीज़ बताया जा सकता है। बिना कंसीव किए हुए डॉक्टर कभी नहीं बता सकते हैं, वो भी 6 या 3rd मंथ या 4th मंथ के बाद की प्रेगनेंसी में जेंडर है, मतलब क्या रहेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे कैलकुलेशन इससे पता लगाया जा सकता है, लेकिन मैं ये नहीं करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जैसे अभी आपने बोला कि कुछ लोगों की कुंडली में ना क्रूर ग्रह होते हैं। हाँ। लेकिन मेरा पर्सनल क्या मानना है कि जो हमारा सनातन धर्म है ना, ये इतना खूबसूरत धर्म है, इसमें हर चीज़ को पूजा जाता है। धरती, वायु, आसमान, हर चीज़ को, पेड़ पौधे हों, जानवर हों, हर किसी चीज़ को पूजा जाता है। और इवन जो हमारे सूर्य है, चंद्र हैं, हमारे ग्रह, सब चीज़ को पूजा जाता है। तो अगर कोई चीज़ को हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्रूर कैसे है? मैं पापी नहीं बोला हूँ, क्रूर बोला हूँ। क्रूर संज्ञक मतलब क्रूरता करवाता है, कहीं ना कहीं से ईगोइस्टिक आपको लेके आता है, उसमें अहम की भावना बनाता ही बनाता है। जैसे कि मंगल, जिसको क्रूर की संज्ञा दी गई है, सूर्य जो कि क्रूरता का संज्ञक दिया गया है, उसके बाद आपका शनि हो गया, शनि के साथ राहु केतु हो गया, जिनको क्रूर संज्ञक दिया गया है। यानी कि ये आपकी लाइफ में सौम्यता नहीं ला सकता है, मतलब आपके लाइफ में सुख नहीं ला सकता है। सुख का मतलब ये नहीं है कि आपको सुख कुछ चीज़ देगा नहीं, लेकिन अगर यही चीज़, यही ग्रह आपके चतुर्थ भाव, जो कि चतुर्थ भाव सुख का घर, माता का घर बोला गया, यही क्रूर ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाए तो कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम होना ही होना है। तो इसको क्रूरता है ना कि नींद से प्रॉब्लम दी है। लेकिन यही ग्रह अगर वो छठे हाउस में आ जाए,
मतलब अगर मंगल या शनि 6th हाउस में या 8th हाउस में आ जाता है तो लंबी आयु देता है। तो यही क्रूर ग्रह कहीं ना कहीं से वो लड़ने की शक्ति देता है आपको। 3rd हाउस में आता है तो पराक्रम बढ़ाता है। लेकिन कौन से ग्रह में कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है इस पे डिपेंड करता है कि वो क्रूर है कि नहीं है। लेकिन क्रूर का मतलब ये नहीं कि वो खराब है, क्रूर का मतलब उसकी संज्ञा दी गई है जो कि उसके एलिमेंट पे है, मतलब तत्वों पे है। हाँ, तो उस एलिमेंट पे है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया, वो अग्नि तत्व हो गया। अग्नि तो खराब नहीं है, वो हमारे लिए भोजन बनाने का काम करती है, हमारे पेट में भोजन पचाने का काम करती है। लेकिन हम देखेंगे उस आग को छुएंगे तो जलेंगे ही जलेंगे। लेकिन जल तत्व जो कि बहुत सौम्यता है, लेकिन वहीं जल खराब हो जाए यानी वही चीज़ इम्पैक्ट आए, मतलब चंद्रमा या जल है तो दिक्कत हो जाती है। हमारे मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ना चाहते हुए रोने का मन कर जाता है। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी होती है। क्रूर ग्रह नहीं, बस उसकी संज्ञाएं हैं। जी। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है कि अब हम आजकल देख रहे हैं लोगों को ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वो बहुत कंसर्निंग है जी। तो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम करती है, फिर मेंटल हेल्थ पे भी काम करती है? बिल्कुल, दोनों चीज़ पे काम करती है, क्योंकि कुंडली में फिर वही चीज़ आगे पहली चीज़ को लेकर जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो टेस्ट करने के बाद ही आपका मेंटल क्या स्टेबिलिटी है वो बताते थे। लेकिन कुंडली में जैसा ही आपके पास आएगा और चंद्र कुंडली देख के ही आपके मन में क्या चल रहा है, आपका नेचर कैसा है, वो चीज़ पता चल जाती है। अच्छा। तो अंदर जो बाहर से दिख रहे हैं तो लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली या बाहर से जो भी संरचना है आपकी वो पता चल जाता है। लेकिन अंदर में कैसे हैं, अंदर से कैसे दिख रहे हैं, अंदर में क्या चल रहा है आपका, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट रहता है। और साउथ साइड में शिवनारी के बारे में मेरे को बताया गया है कि मैम जो IAS ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि शिवनारी के अकॉर्डिंगली चोर को, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी यूज़ होता है, जो कि पुलिस खुद करती है आज भी। कैसे? कि मतलब वो आते हैं, वो मेंटलिटी के थ्रू उनका थंब इम्प्रेशन लेके उनके बारे में बताते कि इन्होंने किया है कि नहीं, क्राइम किया है कि नहीं, कि बहुत सारे केस ऐसे सॉल्व करते हैं साउथ में। तो इम्पैक्ट रहता है, मेंटल हेल्थ का बिल्कुल इम्पैक्ट रहता है। और इसका रिलीफ भी, जो उपाय है उसका रिलीफ बहुत ज़्यादा फिजिकल में उस लेवल पे मिले ना मिले, लेकिन मेंटल हेल्थ पे मिलता ही मिलता है। अगर मेंटल हेल्थ आपका ठीक हो गया तो डेफिनेटली फिजिकली में आप भी इम्पैक्ट दिखेगा इसी चीज़ को। तो कोई ऐसे बेसिक रेमेडी है? अगर देखो हमें मानना पड़ेगा जो लोग हैं ना वो बहुत घबराते हैं थोड़ी चीज़ें करने में, स्पेशली जब उनको बोला जाता है कि आप एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली में देखते हैं ये लोग पंडित के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना। तो अगर मैं हूँ, मुझे मेरी कुंडली देखनी है, मुझे कोई रेमेडी करनी है, तो कोई ऐसी बेसिक रेमेडी कि हाँ वो हर चीज़ पे चल जाती है, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है कि नहीं। आप पंचम हाउस को या लगन को इम्पोर्टेंट आप देख के ना उससे रिलेटेड कोई भी उपाय करेंगे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील मजबूत होगा ही होगा। और सबसे ज़्यादा तो आत्माकारक जो सूर्य हैं, सूर्य का उपाय हमेशा ही काम करता है ये, या पंचम हाउस उसका इम्पैक्ट करता ही करता है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है और आपको लाभ भी मिलता है, सभी को लाभ मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप उसके इष्ट बोल दीजिए या एलिमेंट के गॉड बोल दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ही लाभ मिलता है उस चीज़ को लेकर। तो जो हमारे 4 एलिमेंट होते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, 5 एलिमेंट होते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का जो 5 एलिमेंट दिया गया है, लेकिन राशि को सिर्फ 4 एलिमेंट में विभाजित किया गया है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी ठीक है। अब बात करते हैं पहले एक सभी का, एक राशि और एक ग्रह, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ। ठीक है, उसी के बाद प्रेडिक्शन होती है। अब सबसे पहले आ जाता है एक, यानी कि पहली राशि, उस 5वीं राशि और 9वीं राशि, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये कि फायर एलिमेंट है। लेकिन जब हम ग्रहों की बात करेंगे ना, जो फायर एलिमेंट सिर्फ आपको मिलेंगे मंगल, सूर्य, ये मिलेंगे। दूसरा चीज, फिर दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि, ये आपका अर्थ एलिमेंट हो जाता है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर, ये आपका धरती एलिमेंट यानी कि अर्थ एलिमेंट हो गया। तीसरी राशि और अर्थ एलिमेंट वहाँ पर बुध को बोला जाता है ग्रहों की संज्ञा में बात करें तो। अब तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि, और आपका हो गया 7वीं तुला राशि और 11वीं राशि, ये एयर एलिमेंट है, यानी मिथुन, तुला और कुंभ हो गया। अब चौथी राशि हो गया, और यहाँ पर एयर एलिमेंट किसको बोलते हैं? एयर एलिमेंट यहाँ पे शनि को बोलेंगे ग्रहों में, राहु को बोलेंगे और केतु को बोलेंगे। राहु और केतु को वैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत कम वैल्यू दिया है, लेकिन आज के टाइम पीरियड में एस्ट्रोलॉजर उसको बहुत ज़्यादा ही बड़ा बना देते हैं।
और ये तीनों ही आपने जब क्रूर ग्रहों बोले में थे बोला तो ये हाँ। तीनों को ही क्रूर ग्रहों में बोला था, बिल्कुल। और ये तीनों एक साथ इन राशियों में है। हाँ, ये हवा में है। अगर आपका इमेजिनेशन ही तो करवाता है सब कुछ। अगर आपका इमेजिनेशन खराब नहीं है, अच्छा है, तो आपको क्रूर क्या है कि किसी को मार देंगे या किसी पर क्यों उसकी दृष्टि आती है तो बोलते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है, इसके साथ मेरे साथ रहना चाहिए। मतलब विचार आपके डेवलप करवाते हैं, एयर एलिमेंट। और उसके बाद जो कि चौथी राशि है, जबकि कर्क राशि होगी, वृश्चिक राशि होगी, मीन राशि होगी, ये वाटर एलिमेंट है। लेकिन वाटर एलिमेंट को यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा को बोला गया है। अच्छा, तो अलग राशि है। पंच राशि, यहाँ पे ग्रहों को पंच राशि दिया गया। गुरु को वहाँ पे आकाश तत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आकाश तत्व 4 एलिमेंट में राशियों को आकाश तत्व नहीं दिया गया। एयर एलिमेंट को ही आकाश तत्व मानते हैं। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना हमेशा से ही हम लोग जब भी पूजा पद्धति में अब जानेंगे ना, तो कर्मकांड की तरफ से तो जाके देखेंगे कि 5 ही देव को माना गया है, पंचदेव को ही माना गया है। और हम लोगों में दादी नानी सिखाती थी या मेरे बाबा सिखाते थे, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख श्री गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। यानी सदा भवानी दाहिनी, दाहिनी भुजा में हमेशा भवानी इतने शक्ति। हाँ। हम लोग जो भी प्रयोग करते हैं शक्ति का हमेशा दाएं तरफ से करते हैं। सन्मुख श्री, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख श्री गणेश। जो भी कोई काम करने जाते थे ना, भगवान श्री गणेश की पूजा करके जाते हैं। पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी विष्णु महेश के साथ ब्रह्मा भी है यहाँ पर। हाँ। लेकिन ब्रह्मा की पूजा तो हम लोग नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा की जगह, क्योंकि ब्रह्मा यहाँ पे सृजन करता है, हाँ। तो एलिमेंट को भी यहाँ पर जो सृजनकर्ता के एलिमेंट है वहाँ पे सूर्य को दिया गया है। अच्छा, इसलिए हम भगवान सूर्य की पूजा हमेशा बोलते हैं कि ब्रह्मा है, हमारे जो भी क्रिएटर हैं वो सब इम्पैक्ट करेगा ब्रह्म सूर्य की देव की आराधना से। अब यहाँ तक ना हमें बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, किस तरीके से ग्रह काम करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट कुंडली, ये सब क्लियर हो गए। अब हमें चाहिए थोड़ी सी रेमेडीज। जी, अब मैं आपको बेसिक प्रॉब्लम बताऊंगी, आप बताइए कि अगर ऐसा कुछ है तो उसमें हम घर बैठे क्या रेमेडीज कर सकते बिल्कुल। हैं। पहला, अगर मुझे एंजाइटी होती है जी, तो मैं क्या रेमेडी ले सकती हूँ? एंजाइटी के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज ये प्रायोगिक है, ये मेरा खुद का प्रयोग किया हुआ है लोगों पर, रेमेडीज इम्पैक्ट करता है। राम रक्षा स्तोत्र आप कर पाए तो सबसे बेस्ट है। हाँ। साथ में दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा ये रिपीट कर दीजिए, ठीक मतलब एक साथ ही तीनों कर दीजिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है तो हेडफोन लगाइए, वॉल्यूम फुल कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा करिए। आपको इम्पैक्ट आपको 3 दिन के या 4 दिन के अंदर मिलना ही मिलना है। अच्छा, ठीक है। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है? वैसे ये चीज़ों के लिए कुंडली विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुंडली मतलब इसमें, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से आपको कैसा पता कि किस में प्रॉब्लम है। हाँ। फिर भी अगर ये चीज़ में प्रॉब्लम है, कि गर्भधारण में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो उनसे कारक हैं उस पर इम्पैक्ट किया जाता है। ये मेजरली नहीं है कि आप इन चीज़ों से रिविलेंट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन गोपाल सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आपका बोला जाता है कि एक हरिवंश पुराण का पाठ किया जाता है। इसमें बोला जाता है कि संतान सुख के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा जी। और हम क्या कैंसर तक का रेमेडीज ले सकते हैं यहाँ पे? अब बहुत सारे शोध हैं जिसमें ब्रेन हेमरेज के बाद रिजल्ट आया है। ये एम्स का ही शोध, डॉक्टरों ने बोला है कि ओम की चैंटिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। हाँ। तो बिल्कुल होता है, मंत्रों में एक वाइब्रेशन होता है, ये जानते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। तो कुछ मंत्र कौन से वाइब्रेशन पे आपको नहीं पता। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं से जो उनके रचनाकार हैं उनको पता था कि इस वाइब्रेशन पे ये काम करेंगे। जो हमारे ऋषि मुनि नहीं, वो साइंटिस्ट थे जिसका नाम दिया गया है ऋषि मुनि। बिल्कुल। तो ओम के वाइब्रेशन पे बहुत सारे घर में ना एंजाइटी में बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, या नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। 432 हर्ट्ज 43729 432 हर्ट्ज का ओम की चैंटिंग अगर चला के रखते हैं ना तो काफ़ी हेल्प मिलता है इन चीज़ों से। और मेरे उपाय कहने देने से कोई उपाय नहीं होता है रिधिमा जी। कारण यह है कि मैं मानता हूँ कि किसी ने सर्टिफाइड किया हो ना, तभी उस चीज़ को करना चाहिए। तो सर्टिफाइड कौन करेगा, मैं या आप? हम नहीं करेंगे। अभी तक ना ज्योतिष के सिर्फ 18 प्रवर्तक ही रहे हैं। इतना मतलब 5000 7000 साल से ये धरती है, हम मानते हैं लगभग, लेकिन अभी तक सिर्फ 18 प्रवर्तक रहे। किसी के पास इतने ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अभी आजकल के मतलब केपी पद्धति आ गया, कृष्णामूर्ति पद्धति, थोड़ा सा इम्पैक्ट उसमें दिया गया लोगों की तरफ से, लेकिन उस पर भी एक अलग ही चर्चा करने की बात हो गई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं से उस टाइम पीरियड में अगर किसी ने लिखा हो तो वो रेमेडीज़ हैं। जैसे बाण भट्ट
5वीं शताब्दी में संस्कृत की सबसे पहली जो काव्य ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था जो विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में, कि विष्णु सहस्त्रनाम, अगर आपको कोई भी यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का 3 बार पाठ कीजिए। अच्छा। पहले के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते थे, ये खाइए, ये दवाई खाइए, और नीचे लिख देते, नोट में लिख देते थे कि विष्णु सहस्त्रनाम 3 बार पाठ कीजिए। लेकिन जब आप कोई संस्कृत का स्तोत्र पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होता है 2 बार पाठ कीजिए, 3 बार पाठ करने से ये मिलेगा, 5 बार पाठ करने से ये मिलेगा। ये दवाई के साथ था कि अगर ये चीज़ करते हैं तो ये इम्पैक्ट आता है। तो वैसे ही चरक संहिता जो कि चरक ऋषि ने लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अत्रि ऋषि से उन्होंने कन्वर्ट हुए हैं, और उसके बाद चरक संहिता में एक संक्रमण चरक ऋषि ने किया है। तो उसमें भी कहा गया है कि जो बीमारी, बहुत सारी बुखार हैं जो कि 1-1 महीने तक लगते हैं, जैसे कि टाइफाइड, काफ़ी लंबा तक बीमारी जाता है, डेंगू। हाँ, तो उस टाइम पीरियड में क्या करना चाहिए? उस टाइम पीरियड में भी लिखा गया है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर 2 बार करते हैं, सुबह संध्या करते हैं ना, तो कितना बीमारी, पुरानी बीमारी भी हो ना, तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा। और इसका किदवंती नहीं है, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, लिखा गया है, ये स्तोत्र में लिखा है। इसलिए अगर आप, कोई बंदा एंजाइटी में है, एंजाइटी के सिंपल सा कुंडली में अगर 12 खाने में शनि चंद्रमा को देख रहा हो, चंद्रमा शनि को देख रहा हो, शनि बुध को देख रहा हो, या राहु शनि मतलब चंद्रमा के साथ इम्पैक्ट हो, तो उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होना ही होना है। आप बोल सकते हैं किस भाव से पीड़ित होगा वो अलग चीज़ है, कि जिस भाव के साथ संबंध बन रहा हो उस भाव से, उस रिलेटेड उसको परेशानी होगी। लेकिन अगर ऐसा है तो नरसिंह कवच का पाठ सबसे बेस्ट है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना सबसे बेस्ट है। दूसरा चीज, अगर उसका कहीं ना कहीं से गुरु खराब होगा, या गुरु के साथ कोई दूसरे, जैसे राहु आजकल लोग डराने के लिए बोलते हैं, मैं सिर्फ इसको मानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी डराने का विषय नहीं है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर और डॉक्टर दोनों ही सबसे श्रेष्ठ माने जाना चाहिए। कारण कि इंसान सबसे ज़्यादा जब दुखी होता है तब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से जब दुखी होता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, सीधी बात। और कभी भी ना इन चीज़ों से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टर से, एक वकील से और एक एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि आपको कौन सी रेमेडीज कब दे दिया जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। बिल्कुल। तो इस चीज़ पर इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का। तो उपाय बहुत सारे हैं और धीरे धीरे करके इम्पैक्ट वो किया जाता है। मैं इतना मानता हूँ पंचम हाउस या नवम हाउस को या लगन को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए ना, तो बहुत काफ़ी चीज़ है जो कि ठीक हो जाता है। लेकिन आपने इतने क्लाइंट्स देखे हैं होंगे अभी तक, कोई एक क्लाइंट तो होगा जिसका केस मतलब फंस गया होगा, जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, तो आप कोई एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर कीजिए। हाँ, तो एक उनका हमेशा ही गलत होता है, अभी भी गलत है। उनको बाद में बोल दिया था मैम कि आपका जो कुंडली है ना, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या रीड या डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ, इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुंडली को पढ़ा जाता है, आपको खोला जाता है क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली जो उनको, लेकिन एक चीज़ बोला था, मेरे पास डायरेक्ट आए तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उनको प्रॉब्लम सही बताया। मैंने बोला आप ना हमेशा ना जॉब के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने बोला यस। और मैंने बोला कि आपको ना इन चीज़ों से रिलेटेड आपको फैटी लिवर में प्रॉब्लम आने वाला है, या आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है। बोला कि आपको पता है मेरा वेट कितना है? मैंने बोला जी, बोला 52 है या 54 बोला था उन्होंने। बोले बट मेरे को परसों ही रिपोर्ट आई जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जॉब चेंज करना है। मैंने बोला जॉब तो चेंज होगी लेकिन प्रॉब्लम आएगा। इम्पैक्ट किया, प्रॉब्लम आया, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, गलती उनकी भी थी। गलती इनको थी कि वो मीटिंग सही ढंग से नहीं हैंडल कर पा रहे थे, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हुआ और उनको जॉब से जाना पड़ा। तो वहाँ पे फिर जॉब चला गया, तो उनके फादर ने, मदर ने मेरे से कनेक्ट किया, बोला कि कब तक जॉब मिलेगा। एक में यहाँ पर नहीं हो पाया, फिर दुख होता था मेरे को। फिर लेकिन उनके फादर बहुत अच्छे, बोलते थे मैं खुद साइंटिस्ट हूँ श्याम जी, मुझे मालूम है कि हर बार एजुकेशन ठीक नहीं होता है, तो आप इस पर कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करता था, फिर रिजल्ट वही आता था कि अब होगा। लेकिन मेरे में कहीं ना कहीं इमोशनलिटी, जहाँ पर इमोशनल आ जाऊँ वहाँ पे प्रेडिक्शन फेल होना ही होना है। आपको एक क्योंकि वही डॉक्टर वाली चीज़ है, कहीं कि आपको बिल्कुल इमोशनल लेस होके सर्जरी करना है, ये वाली चीज़ में एक ये केस था। दूसरा कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, उनको चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। जो भी डेट बोला वो फेल हुआ हूँ, सिर्फ चाइल्ड के मामले में, उसके अलावा किसी भी चीज़ में नहीं। उनका कुंडली में प्रॉब्लम मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब, और वो बोलते हैं कि जिस टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड में उन दोनों में ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़, ना वास्तु दोष है उनके घर में, ना इनमें कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो उसको एक अध्ययनरत है, 100% कहीं पर डॉक्टर भी नहीं होता है यहाँ पे सक्सेस। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ और एक कैलकुलेशन हूँ, लेकिन विधा गलत नहीं है, वो ठीक है। देखो
जो मेरी ऑडियंस यहाँ देख रही है, इस पॉडकास्ट के बाद उनको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या तो क्यूरियोसिटी होगी जी या एकदम भरोसा हो जाएगा जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। बिल्कुल। बट वो उस बेसिस पे ट्राई करेंगे कि हाँ हमने ये रिधि टॉक्स पे देखा था। बिल्कुल। तो मैं नहीं चाहती कि मैं मेरी ऑडियंस को कुछ भी ऐसी चीज़ रेकमेंड करूं जो मुझे नहीं पता कि वो सही है या गलत है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपका टेस्ट लूँ। बिल्कुल। सो जस्ट फॉर द सेक, सिर्फ ऑडियंस के लिए, हम आज फर्स्ट टाइम मिले हैं। इनको नहीं पता कि मुझे कौन सी प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में मेडिकली, या फिर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और इन्होंने अभी तक मेरी कुंडली भी नहीं देखी है। तो मैं इनको अभी वीडियो में ही अपना डीओ भी बताऊंगी, अपनी बर्थ का टाइम बताऊंगी, और देखते हैं अगर ये कुछ सही प्रेडिक्शंस करते हैं या नहीं। अब आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। नहीं, अभी भी प्रेशर नहीं है। बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास, तो मैं बोलता हूँ कि डेली एक आईएएस या यूपीएससी जो एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, हाँ। तो एक बार देखे वो निकल जाते हैं। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा ही एक हर क्लाइंट को लेकर उसके लिए एग्ज़ाम ही होता है। अगर वो सक्सेस करेगा तभी उस पर ट्रस्ट बनेगा, हाँ। और ट्रस्ट बनेगा तभी जाके वो बात करेंगे। तो उसमें देखते हैं। ठीक है, पहले निकाल लेता हूँ अब इस चीज़ के लिए मोबाइल में। तो आपको मेरी कुंडली चाहिए? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, नहीं तो मेरे को यहाँ पर एक्चुअली देखना तो पड़ेगा मेरे को इसी से। आपको इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मिल जाएगा। डीओ भी तो मुझे पता है। टाइम अभी तो आपने खोला ही नहीं है। डेफिनेटली हो ना, आपको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। आप बहुत ज़्यादा फादर को लेकर और भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। तीसरा चीज़, 8th हाउस कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। हो सकता है बाद में यूटीआई से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, वो रिधि जी, जिस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं आप, उस चीज़ में काम नहीं कर पाएंगे आप। खैर, ओके, यहाँ थोड़ा सा दुख हुआ मुझे। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बात करने वाले भी हैं, सीधा सीधा साफ साफ मुंह पे बोल देते होंगे। 1 मिनट रुकिएगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप, कल्पना में खूब रहते हो। हाँ, मैं लिब्रा ही हूँ ना। तुला हूँ ना मैं। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन चीज़ों से मैं निकला हुआ हूँ, ये फेज से निकला हुआ हूँ। ये राहु जो जाते जाते ना लास्ट के 3 साल बहुत परेशान करता है। परेशान क्या करता है, स्टेबिलिटी ला देता है लाइफ में, जैसे कि कुछ चीज़ नया हो ही नहीं रहा है, लेकिन बहुत कुछ नया होता है। और देखेंगे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं या जितने भी ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति हैं ना, वो राहु की दशा में ही एंटर करते हैं। तो आपको भी ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा इस चीज़ में या एंटर किए हुए, तो राहु का लास्ट फेज कहीं ना कहीं आपको एस्ट्रोलॉजर अच्छा खासा बना देगा। तीसरा चीज़, जो बोलते होंगे ना, वो बहुत टाइम पीरियड में ना आपको लगता है वो सही हो गया है, या पूर्वानुभास बोलते हैं इस चीज़ को लेकर, वो होगा। ये आपको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये मोस्टली अगर बात करें ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा नहीं। ये अक्टूबर रहेगा, नहीं तो 5 अक्टूबर के बाद से ठीक हो जाएंगे इन चीज़ों में। अच्छा, हाँ। और आपने मेरी कुंडली खोलते ही आपकी जैसी नज़र पड़ी, आपने बोला जो आप पढ़ रहे हो उसमें आप नहीं जाओगे। आप बता सकते हैं मैं क्या पढ़ रही हूँ? डेफिनेटली यहाँ पे शनि के साथ बुध है, तो एनालिसिस करते होंगे, चाहे फिनांस से, नहीं तो लॉ से। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। 7, 8, 9। और दूसरा चीज़, आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत अच्छा नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आप पॉडकास्ट कर रहे हैं इस चीज़ में। तो ये मेरे प्रिडिक्शन था, मैंने बीच में काट दिया था बिकॉज ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ बहुत एक्यूरेट था। और आई कैन से मैं ये चीज़ टोटली रिकमेंड करूँगी। अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाना है, आपको अगर अपने बारे में देखना है, तो हाँ ज़रूर देखिए, इट रियली डू वर्क्स। अब कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत सारी नई चीज़ जानने के लिए मिली। मैं एंड में मेरे सारे गेस्ट से मेरी ऑडियंस को एक मैसेज देने के लिए बोलती हूँ, तो आपको कोई भी मैसेज देना हो मेरी ऑडियंस को तो वो आप कैमरे में देख के दे सकते हो। जी रिधिमा जी, मैं सबसे पहले तो फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक
ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी का ही या मेडिकल फील्ड का बोल दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेडिकल को छोड़ के डायरेक्टली, मतलब कि डॉक्टर को छोड़ के आप मेडिकल पर विश्वास कर लिए, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कर दिए। क्योंकि एक छोटा सा मैं कहानी अब लेके चलता हूँ कि शनि और केतु का संबंध अष्टम हाउस में होता है ना, तो बोलते हैं ना किसी किसी के ऊपर देवी आ जाती हैं, वो खेलती हैं। लेकिन वहीं पर अगर वो छठे हाउस के साथ संबंध बनता है ना, तो कहीं ना कहीं से वो ना मेंटली प्रॉब्लम लेके आता है, जिसको डॉक्टर की सलाह के बाद ही ठीक होता है। दोनों चीज़ है यहाँ पर। तो एक ज्योतिष के साथ साथ ना डॉक्टर के साथ भी संपर्क बनाना चाहिए। हाँ, ये हेल्प कर देता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी मतलब कि एलोपैथी में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ इसमें भी नहीं आना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ डॉक्टर के पास भी नहीं जाना था। दोनों के तालमेल बना करके ही आगे चले ना, तो बहुत जल्दी वो यात्रा है, जो आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको पार पा सकते हैं। यही चीज़ है। और बाकी मैं फिर से बोलूँगा, अपने इष्ट को कभी ना भूलें, इष्ट को कहीं ना कहीं मजबूत करते रहें, लगन को कहीं ना कहीं मजबूत करते रहें, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इस चीज़ यही मेरा शुभकामना है, और महामाया से यही एक कामना भी रहेगी कि अगर जो चीज़ ये करते हैं तो उनको एक सही रास्ता मिलता रहे इन चीज़ों से। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट फ्यूचर में आते रहेंगे, तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर एक पर्टिकुलर गेस्ट को बुलाऊं, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।